गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं आपका फिजिक्स टीचर अब्दुल जब्बार एमएम फिजिक्स क्लासेस में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। आज एक तो पहली बात तो ये हुई है, बढ़िया खुशी की बात ये है कि प्ले स्टोर पर अपना चैनल, आपका चैनल आ चुका है एमएम फिजिक्स क्लासेस, m.m फिजिक्स क्लासेस। आप गूगल पे जा कर के वो ले सकते हो। दूसरा बात ये रही, कल जो वीडियो नहीं आई उसका एक रीज़न ये रहा कि हमने वीडियो बनाई, बड़ी मेहनत से वीडियो बनाई, बड़े हारे थके हुए थे लेकिन वीडियो बनाई। वीडियो बनाने के बाद हमने देखा कि उसमें जो वॉइस थी शुरुआत में तो सही थी 5-7 मिनट, उसके बाद वॉइस ख़त्म हो गई। यानी जो मेरे ये माइक लग रहा है इसकी बैटरी जो है डिस्चार्ज हो गई। अभी रिकॉर्डेड चल रही है तो बच्चों का हमें कमेंट का ही पता नहीं चल पाया था, और बाद में अपलोड भी की, 10:30-11 बजे तक वो अपलोड हुई। उसके बाद फिर हमने उसे चेक करी। चेक करने के बाद में मैंने थंबनेल वगैरह भी लगा दिया था और देखा कि वो सही से नहीं हो पाई थी, तो बड़ा दुख हुआ कि मेरी मेहनत ख़राब हुई। फिर आज की बात ये रही है कि मेरी बेटी का आज ब्लड था, उसको थैलेसीमिया की बीमारी है, तो मैं आज दिल्ली गया था। और हारे थके जाते हैं, इधर से हम बस से निकलते हैं और उधर जा कर के यहाँ से 100 किलोमीटर होता है, यहाँ से कलावती हॉस्पिटल पहुँचे। उसके बाद मैं जस्ट अभी आधे घंटे या 1 घंटे पहला आया हूँगा, तो वहाँ पर तो थोड़ी दिक्कत है, थकान है, लेकिन कोई ऐसी बात नहीं है कि भाई कल क्लास नहीं हुई तो आज करेंगे। और अब हम जो कल का टॉपिक था, यानी हमने अब तक जो है कूलाम के बारे में ख़त्म कर लिया है। यानी ऐसे कह सकते हैं कि जो चार्ज था हमारे पास में, जो चार्ज के बारे में कंप्लीट हो गया है। चार्ज के बारे में पढ़ा, कूलाम का लॉ पढ़ा हमने, ठीक है। एक बार फिर भी मैं फॉर्मूले रिवाइज कर देता हूँ, उसके बाद में आज हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे वैद्युत क्षेत्र और बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र। कल कुछ और अच्छे से टॉपिक पढ़ेंगे, कल की क्लास में और भी मजा आएगा। आज के बाद में तो आएगा ही, आज बेसिक रहेगी जो यूपी बोर्ड पूछता है, जो बोर्ड कोई सा भी पूछता है, लेकिन कल के टॉपिक में जो नीट क्वेश्चन, नीट के जो टॉपिक हैं वो क्लियर कराऊंगा, ठीक है। फिलहाल जो है आज हम बात कर लेते हैं वैद्युत क्षेत्र के बारे में। उससे पहले हम और बात कर लेते हैं अपने फॉर्मूला के बारे में। रेगुलर अगर आप क्लास देखते रहोगे तो आपके सारे फॉर्मूले तो याद हो ही जाने, क्योंकि मैं रोज जो है, जो मैं पीछे के फॉर्मूले होते हैं मैं रोज पढ़ाता हूँ, मैं रोज रिवाइज कराता हूँ। तो ये जो मेरी शुरू की 8-10 मिनट की क्लास है, इसको तो हर बार देखा करो, ठीक है ना। चलिए भाई, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा भाई, हमने पहला फॉर्मूला पढ़ा था भाई, Q = NE। देखिए विजिबल है, कैमरा पर्सन बताएंगे, विजिबल है जी। अच्छा जी, Q = NE, और एक हमारे पास में जो फोर्स होता है दो चार्जों के बीच में 1/4πε0 और Q1 Q2 r²। ये हमारे पास में ये दो चार्जों के बीच में जो बल लगता है आकर्षण या प्रतिकर्षण का, वो ये लगता है। वेक्टर फॉर्म इसकी अगर चाहो तो वेक्टर फॉर्म भी लिख सकते हैं, या सदिश स्वरूप 1/4πε0 Q1 Q2 r³ × r वेक्टर, ठीक है। ये वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ। इसके बाद में अगर हम बात करें थोड़ी सी और, 1/4πε0 की जो वैल्यू है वो है 9 × 10⁹, यानी 9 से शुरू करो 9 पे खत्म करो, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम स्क्वायर। ε0 की जो वैल्यू है वो है 8.85 × 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर ऊपर, न्यूटन मीटर स्क्वायर नीचे। इसकी डायमेंशन अगर आप देखोगे, यानी कि विमा अगर देखोगे मेरे बच्चे, तो विमा बड़ी आसान है, ये हो जाएगा AT² अपॉन MLT-2 और इसके बाद में L², ठीक है। इसको हमने करके कंप्लीट कर सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं होनी चाहिए। इसके बाद में अगर हम बात करें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट εm और ε0, ये डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट हिंदी में बोलते हैं इसे परावैद्युतांक, ठीक है ना। ये निर्वात की वैद्युतशीलता, ये माध्यम की वैद्युतशीलता, और इस K की जो वैल्यू है मैं आपको बता दूं हमेशा 0 से बड़ी होती है, ठीक है, और कभी और इन्फिनिटी के बीच होती है, सॉरी हाँ, 0 से तो बड़ी हो जाएगी और इन्फिनिटी के बीच में रहेगी, माइनस की नहीं रहती है, पॉइंटों में नहीं आती है। बाकी इस चीज को हम देख सकते हैं। थोड़ा सा अगर हम बात करेंगे आगे
और बात करेंगे। आगे ये है कि इतना हमने पढ़ लिया था, और इसके बाद में मैंने आपको बताया था कि भाई अगर कई चार्ज हैं, किसी एक चार्ज पर फोर्स निकालें इन दो चार्ज की वजह से, तो इसका फोर्स ये रहा और मेरे बच्चे इसका फोर्स ये रहा। ये दोनों फोर्स मान लो, इसका जो फोर्स है 1 पर 2 की वजह से और इस पर 1 का 3 की वजह से, इन दोनों का जो एफ नेट है वो निकल जाएगा आपका F12 वेक्टर प्लस F13 वेक्टर, ये निकल जाएगा। कोई दिक्कत परेशानी इसमें? तो आई थिंक यहाँ पर हमने देखा कि इन दोनों सदिशों के योग के बराबर होता है इसका एफ नेट। अब सदिश योग की बात आती है, तो हमने पढ़े मेरे बच्चे इसमें दो वेक्टर, ए वेक्टर ये रहा और मेरे बच्चे बी वेक्टर ये रहा, और एंगल इसमें रही है थीटा। तो हमने देखा कि इनका जो रिजल्टेंट है वो ये रहेगा आर, तो आर की वैल्यू हो जाएगी ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। भाई दो वेक्टर हैं, इनके बीच में एंगल थीटा है, तो इनका रिजल्टेंट अगर दोनों बिल्कुल सेम है तो बीचों बीच रिजल्टेंट होता है, और उसके लिए जो इनका रिजल्टेंट आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा, ये इसका परिणाम आता है। ठीक है, तो ये हम बात कर सकते हैं। और एंगल अगर मैं बात करूं कि जो परिणामी है वो ए से जो एंगल बना रहा है वो tan अल्फा होता है, और tan अल्फा के लिए बात करते हैं हम मेरे बच्चे, क्या बात करते हैं कि b साइन थीटा अपॉन a प्लस b कोस थीटा। ओके डियर, ये हमें देखना होता है। इसके बाद में हमने ये भी देखा था कि अगर दो वेक्टर ए वेक्टर और बी वेक्टर बेटे 90 डिग्री पर हैं, ये ए वेक्टर और ये बी वेक्टर अगर ये 90 डिग्री पर हैं, तो इनका रिजल्टेंट जो आएगा वो आएगा मेरे बच्चे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर रूट, क्योंकि ये वाला 90 डिग्री पर होता है। दो वेक्टर सेम वेक्टर हैं, यानी कि ए वेक्टर बी वेक्टर, एंगल बिटवीन देम 0, तो इसके लिए रिजल्टेंट जो आता है मेरे बच्चे वो आता है आपका ए का स्क्वायर, सॉरी ए प्लस बी। अगर ये अपोजिट वेक्टर हैं ये और ये ऐसे, तो ये ए वेक्टर और ये बी वेक्टर, तो मेरे बच्चे इनका जो रिजल्टेंट आएगा वो आएगा आपका ए माइनस बी। तो ये हमने इसमें वेक्टर के बारे में पढ़ा था, और उसके बाद हमने इसमें कई क्वेश्चन लगाए। ठीक है ना, एक क्वेश्चन हमने ऐसा लगाया कि भाई साहब अगर ट्रायंगल है, ट्रायंगल के शीर्ष पर ये आपके क्या है, ये आपके आवेश रखे हुए हैं, तो किसी एक आवेश पर मेरे बच्चे हम नेट फोर्स निकाल सकते हैं, और वो आया था आपका, अगर ये सारे आवेश क्यों हैं और ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो ये 60 डिग्री, तो एक एंगल एक फोर्स ये रहा और एक फोर्स ये रहा, अगर ये 60 तो ये भी 60, और फिर हमने F इंटू एफ ये वाला फॉर्मूला लगाया था, इसमें एफ स्क्वायर 2f² ये और cos 60 की 1, तो ये f² आ गया, ये 3f² हो गया था, और मेरे बच्चे ये हो गया तो आपका 3f² का स्क्वायर रूट, ये आता है f में, तो f√3, फिर f की वैल्यू q² अपॉन a² हमने रख दी थी, और हम इस तरीके से इसको निकाला था। ऐसे ही मैंने स्क्वायर के लिए भी निकाला था, और फिर मैंने आपको ये भी बताया था कि दो आवेशों के बीच में तीसरा आवेश कहाँ रखें कि वह साम्य अवस्था में हो, तो उस पर दोनों बल आपस में बराबर हो गए थे। एक मैंने आपको ये भी बताया था कि 3 आवेश हैं, तीनों आवेश जो है मूवेबल हैं, इसलिए तीसरा आवेश को कहाँ रखें, तीसरा आवेश को जब वो माइनस और प्लस के हों, कि कहाँ रखें, जब प्लस माइनस के दो चार्ज हैं, तीसरा आवेश को कहाँ रखें कि सारे साम्य अवस्था में हो जाए, तो छोटे वाले आवेश के पास में बाहर की कंडीशन में रखते हैं, और वहां पर हम जो है आसानी से जो है हम ये वाला क्वेश्चन भी आसानी से टैकल कर लेते हैं। इससे पहली वाली क्लास में अब तक मैं ये बता चुका हूँ। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी, कोई दुख दर्द हो तो मुझे बताइए। अब बच्चे कहेंगे सर रिकॉर्डेड क्लास है कैसे बताएं, कोई बात नहीं है बेटे, बहुत जल्दी आपकी लाइव क्लास भी आने वाली है, घबराने वाली बात नहीं है। ठीक है, वो ऐप पर आपको लाइव क्लास मिल जाएगी। ठीक है, उसमें आपको प्लस में मिलेगा, यूट्यूब से कुछ ना कुछ अलग ही मिलेगा, ऐसी बात नहीं है भाई। देखिए वैसे ऐसी बात नहीं है, मैं यूट्यूब पे भी बहुत पूरी कोशिश करूंगा कि बढ़िया हो, लेकिन वहाँ पर ये है कि कुछ लाइव वाली चीज़ें सामने आएंगी, तो वो वहाँ पर है। खैर अभी हमारे पास में जो है अब अगला टॉपिक जो है प्यारे बच्चों, वो है आपके यहाँ अगला टॉपिक हमारे पास में वैद्युत क्षेत्र। क्या मेरे बच्चे? वैद्युत क्षेत्र। तो अब हम अपनी अगली स्केच डालेंगे वैद्युत क्षेत्र। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात हो तो कोई परेशानी नहीं। ठीक है, चलिए चलिए भाई, बहुत बढ़िया।
अब हमारे पास में जो है, अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं और आगे हमारे पास में है बहुत बढ़िया वाली चीज, और वो है आपका वैद्युत क्षेत्र। इतनी बढ़िया है कि उसका नाम भी बड़ा बढ़िया लग रहा है हमें, और वो है आपका वैद्युत क्षेत्र। कौन सा मेरे बच्चे? वैद्युत क्षेत्र। इसे इंग्लिश वाले भाई साहब बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बोलते हैं भाई? इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड। चलिए, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे देखें। अगर हमारे पास में ये हमारे पास में एक चार्ज रखा हुआ है, क्या मेरे बच्चे? एक चार्ज है प्लस क्यू। क्या है भाई? प्लस क्यू। कैपिटल क्यू लिख लो या स्मॉल क्यू लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। तो इसके चारों तरफ एक ऐसा क्षेत्र बन जाएगा कि कोई दूसरे चार्ज को वो डिटेक्ट कर सकता, कोई दूसरे चार्ज को वो आकर्षित या प्रतिकर्षित कर सकता है, या उस पर बल लगा सकता है, या बल का अनुभव करा सकता है। यानी जैसे मैंने इसके पास में या इसके क्षेत्र में ही या इसके पास में मैंने एक दूसरा चार्ज रख दिया क्यू नोट। क्या रख दिया? छोटा सा चार्ज क्यू नोट। तो इस पर क्या लगाएगा ये? अगर ये प्लस है, ये प्लस है, तो इसको ये दूर भगा देगा। ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया। लेकिन अगर मैं इस चार्ज को इसके पास में लाता हूं तो और भी ज्यादा जोर से इसे आगे की तरफ भगाता है। अब मैं बात करता हूं, अगर मैं इस चार्ज को यहां पर रख देता हूं या दूर रख देता हूं, तो फिर जो अनुभव है बहुत कम हो जाता है या नेग्लिजिबल हो जाता है। तो हम इसमें ये कह सकते हैं कि चार्ज के चारों बिंदु आवेश के चारों तरफ, माफी चाहूंगा, इसको ऐसे लिख सकते हैं कि आवेश के चारों तरफ का वह एरिया, आवेश समुदाय के चारों ओर का वह एरिया जहां तक किसी दूसरे चार्ज पर आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव होता हो। ठीक है। द स्पेस सराउंडिंग टू ए चार्ज बॉडी विद इन विच अनदर चार्ज एक्सपीरियंस ए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इंग्लिश में मेरे याद था, लेकिन हिंदी में थोड़ा समझ लेना कि आवेश समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र, अब सही आ जाएगा। आवेश समुदाय के, क्या मेरे बच्चे? आवेश समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र, चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक अन्य परीक्षण धन आवेश, इसे बोलते हैं टेस्ट चार्ज, हिंदी में बोलते हैं परीक्षण धन आवेश आकर्षण व प्रतिकर्षण बल का, अनुभव करता हो। सही है भी? अनुभव करता हो। क्या कहलाता है भाई? वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। क्या कहलाता है मेरे बच्चे? वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। और कोई दिक्कत परेशानी हो तो बताइए। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब देखिए, अगर हम बात करें कि भी ठीक है भाई, ये तुम्हारे पास में अगर इसका ये कोई चार्ज है ऐसे, ये मैंने कोई चार्ज रख दिया प्लस क्यू, तो इसके चारों ओर एक ऐसा एरिया जरूर बनेगा जिस पर कोई जहां तक ये जो है किसी भी आवेश पर आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करा सकता हो। ठीक है, इस एरिया को हम वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। ये तो बात ठीक है। अब इस बात को समझ लेना कि भैया जो वैद्युत क्षेत्र होता है वो कहीं ना कहीं रखे हुए आवेश से बनता है। चलते आवेश से बनता है, वो आगे बताएंगे। फिलहाल हम इस बात को समझते हैं कि भाई अगर आवेश रखा हुआ है तो इसके चारों तरफ एक ऐसा क्षेत्र होगा जहां तक कि दूसरे आवेशों को आकर्षण या प्रतिकर्षण के बल का अनुभव करा सकते हैं। एक बच्चा कहेगा सर अगर हम दूर चले जाए ज्यादा तो क्या इसका अनुभव होगा? नेग्लिजिबल ही मानिए उसको, बिल्कुल जीरो मानिए। इसलिए पास में ही रहता है। जैसे थोड़ा सा ऐसे समझ सकते हैं, जैसे चुंबक होती है, तो चुंबक जो होती है, चुंबक के चारों ओर वो लोहे की छोटी छोटी कीलों को या लोहे के बारूदों को अपनी तरफ खींच लेता है, लेकिन एक डिस्टेंस तक ही खींचता है। ऐसा नहीं है कि कुल ऐसा नहीं है कि बहुत दूर से खींच लेगा। ठीक है, तो वो जहां तक वो खींच लेता है, जहां तक वो अनुभव होता है, छोटी छोटी चीजों को खींच लेगा, तो वो उसका वैद्युत क्षेत्र है। ठीक है, वैसे वैद्युत क्षेत्र ऐसा नहीं है कि भाई यहाँ तक तो वैद्युत क्षेत्र है, यहाँ बिल्कुल जीरो है, ऐसा नहीं है। वैद्युत क्षेत्र धीरे धीरे कम होता जाता है, और ऐसा मान के चलो कि इन्फिनिटी तक ही जाता है।
लेकिन इसके दूर होने के बाद में यहाँ पर इतना कम हो जाता है तो उसे नेग्लिजिबल मान लेते हैं। ठीक है, चलिए, तो इस बात को आप बिल्कुल दिमाग में डाल लेना कि आवेश जहाँ रखा हुआ है तो वो गुल खिलाएगा, यानी उसके चारों तरफ का एक एरिया बनेगा। ठीक है, जो आंखों से नहीं दिखता लेकिन होता है, इसका अपना एक फिजिकल सिग्निफिकेंस होता है, अपनी एक इसका फिजिकल, ये जो इसकी भौतिक जो इसमें होता है, मतलब ये ऐसा मान के चलिएगा फिजिकल सिग्निफिकेंस होता है। कैसे? जैसे आपने ऐसे समझ के चलो, एक मकड़ा होता है, मकड़ी जिसे बोलते हैं, स्पाइडर, वो जाला उसने बनाया, इधर भी इधर भी इधर भी, ऐसे भी ऐसे भी, बन गया जाला। अब वो बीच में है, अब इसने एक पूरा एरिया बना लिया अपना। ठीक, अब यहाँ पर कोई कीड़ा आया तो जैसे वो कीड़ा हिलेगा तो इसका वो अनुभव होगा, ये हिलेगा तो कीड़े को पता चलेगा कोई हिला रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं एक ये जो एरिया है इसका अपना कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस है। ऐसे ही अगर मैं कहूं कि ये हमने चार्ज है और ये फोर्स है, इस चार्ज को अगर मैं दूर ले जाऊंगा तो वो जो चार्ज है जो है उस पर फोर्स कम लगने लगेगा, उसके पास लाऊंगा तो उस पर ज्यादा लगने लगेगा। तो वही चीज है, या इसको हिलाऊंगा तो ये चार्ज भी हिलेगा जो यहाँ पर चार्ज है छोटा मोटा, जिसे हम धन परीक्षण आवेश बोलते हैं। ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो इसलिए इसका अपना एक फिजिकल सिग्निफिकेंस होता है, इसका अपना एक भौतिक सार्थक क्या बोलेंगे उसे, भौतिक अर्थ होता है, ऐसा मान लो। अब बात करते हैं हम इसको कि ये जो प्लस क्यू है इसे मैं बोलूंगा स्रोत चार्ज। क्यों स्रोत चार्ज बोल रहा हूं? क्योंकि ये वो आवेश है, ये वो आवेश है जिससे क्या बनना है, क्या बनना है भाई, समझो, वैद्युत क्षेत्र बनना है। तो प्लस क्यू को क्या बोलूंगा मैं? स्रोत आवेश। क्या बोलूंगा मेरे बच्चे? स्रोत आवेश। और क्यू नोट को मैं क्या बोलूंगा? क्यू नोट को एक बच्चा कहेगा सर इसे बोलूंगा मैं धन परीक्षण आवेश। सर क्या बोलूंगा इसे मैं? धन परीक्षण आवेश। इसे मैं बोलूंगा मेरे बच्चे धन परीक्षण आवेश। बहुत बढ़िया, धन परीक्षण आवेश है, इसका अपना वैद्युत क्षेत्र नहीं होता और ये बहुत स्मॉल होता है, ये डिटेक्ट करने के काम में आता है। बहुत ही बढ़िया, ठीक है भाई, ये बात आपको पता होनी चाहिए। अब इसमें हम बात करेंगे, एक बच्चे ने ये तो समझ लिया कि ठीक है सर, कोई चार्ज जो है अपने चारों तरफ जो है कहीं ना कहीं एक वैद्युत क्षेत्र बनाएगा, लेकिन कितना बनाएगा सर, ये तो बताइएगा कितना बनाएगा। हाँ, तो मैं बात करता हूँ बेटे, वो बनाएगा कैसे, इसको समझ लेते हैं। वो कितना बनाएगा उसे बोलते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या बोलेंगे मेरे बच्चे? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बोलूंगा इसमें बेटे? इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको समझिए क्या है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या होती है इसको समझने की कोशिश करेंगे। अब ये जो हो जाएगी वो हो जाएगी ऐसे। चलिए, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको यहां समझते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, होता क्या है कि हमने एक आवेश रख दिया, ये वाला, मान लो ये प्लस क्यू आवेश है या ऐसे प्लस क्यू आवेश है। तो इस आवेश से एक बिंदु मैं यहां पर ले लेता हूं, इस बिंदु पर कोई मैं छोटा सा आवेश रख देता हूं क्यू नोट। क्या रख देता हूं भाई? क्यू नोट। दिख रहा है? थोड़ा सा विजिबल होना चाहिए। ये कलर थोड़ा सा दूसरा ले लेता हूँ, ये व्हाइट कलर भी ले लेते हैं, व्हाइट कलर ज़्यादा दिखता है। चलिए, मैं ज़्यादा यूज व्हाइट का ही करूँगा। खैर मेरे पास में बड़े कम है व्हाइट, जो कल से लेकर आएंगे। हाँ, तो इसने इस पर एक फोर्स लगाएगा, तो ये कह रहा है कि किसी भी वैद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु पर किसी आवेश पर लगने वाला बल ही, है ना, लगने वाला बल ही क्या कहलाया जाएगा भाई? लगने वाला बल ही क्या होगा बताइए? वो बल ही वैद्युत क्षेत्र कहलाएगा। यानी कितनी जोर से ये फोर्स लगा रहा है इस पर। अब एक बच्चा कहेगा सर मैंने एक यहाँ पर दूसरा चार्ज ले लिया, ठीक है सर, ये मैंने प्लस क्यू ले लिया। अब देखिए, चार्ज यही वाला होना चाहिए, यही वाला चार्ज इतनी ही दूरी पर होना चाहिए, तब देखेंगे कितना फोर्स लग रहा है भाई। फेयर रिजल्ट तो तभी आएगा। ऐसा ना हो कि ये वाला चार्ज अलग कर दिया, या दूरी, चलो चार्ज को दूर अलग अलग कर दी, तो फिर रिजल्ट अलग आएंगे। फेयर रिजल्ट तभी आता है सेम चार्ज हो और दूरी भी क्या हो, सेम हो, तो तब पता लगेगा कौन सा ज्यादा फोर्स लगाएगा।
मान लो इसने जो फोर्स लगाया 10 न्यूटन का फोर्स लगाया इस पर, और इसने लगाया 11 न्यूटन का, तो इसका वैद्युत क्षेत्र जो है, इससे बनने वाला वैद्युत क्षेत्र ज्यादा होगा, क्योंकि ये ज्यादा जोर से धक्का मार रहा है इसको और ये कम जोर से लगा रहा है। तो कुल मिलाकर के बात यही है। तो इसलिए ऐसा कई बार जो है टीचर लोग इसे यूनिट कर लेते हैं कि भाई बात ही छोड़ो, आप हर चार्ज को यूनिट मान लो। तो ये कह रहा है कि वैद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु पर एकांक आवेश पर लगने वाला वैद्युत बल ही उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की माप है। तो कहने का मतलब यह हुआ कि वैद्युत क्षेत्र की माप क्या हुई, एक बल से लगी। जैसे इसने इस पर एक बल लगाया इस साइड में, और इसने इस पर एक बल लगाया, तो हम कहेंगे वैद्युत क्षेत्र जी। इसमें इस तरीके से इसको कथन में ऊपर लिख लेते हैं, वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु पर रखे एकांक आवेश पर लगने वाला बल, क्या मेरे बच्चे, लगने वाला बल ही उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की माप है। वैद्युत क्षेत्र की माप है, और इस माप को ही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ठीक है, इस बात को लिखो या मत लिखो। इसे कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं, इट इज रिप्रेजेंटेड बाई कैपिटल ई। ओके, और इसमें समझ लीजिए तो, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्या है भाई, वेक्टर क्वांटिटी है। मैथमेटिकली, मैं यहां पर मैथमेटिकली भी लिख देता हूं, ऊपर वाली ये चीजें की कोई मतलब नहीं है, इसको ना भी उतारोगे तो भी चलेगा। और यहां मैं लिख देता हूं मैथमेटिकली। क्या मेरे बच्चे, मैथमेटिकली, गणितीय रूप जिसे हिंदी में बोल सकते हैं कि E इक्वल टू हो जाएगा F बाई क्यू नोट। भाई क्यू नोट पे जो फोर्स लग रहा है उसमें दो ही तो चीज थी, फोर्स और आवेश। जिस आवेश पर फोर्स लग रहा है वो और फोर्स तो है ही। ठीक है, इन दोनों बातों पर डिपेंड करता है। इसको मैंने यूनिट ले लिया तो इसलिए E F के बराबर हो जाता है। और अगर F जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है तो E भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, होता ही है। F जो एक वेक्टर क्वांटिटी है इसलिए E भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी में अगर मैं अदिश से डिवाइड करूंगा तो वेक्टर ही बनी रहती है। तो ये हो गया हमारे पास में गणितीय रूप, न्यूटन पर कूलम्ब। चलो अब मैं इसकी यूनिट की बात करता हूं। क्या करता हूं बेटे, अब अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है इसे लिख देंगे E एक सदिश राशि है। वेक्टर को बोल देते हैं हिंदी में सदिश राशि। क्या है भाई, राशि है। छोटी की मात्रा तो नहीं है भाई, राशि है। देख लेना भाई, इसको मैं राशि में छोटी की भी आ सकती है, फिलहाल इस चीज को देख लेना भाई, माइंड मत करना, मैं ऐसी छोटी गलती करता रहता हूँ। E एक सदिश राशि है, ठीक है। E एक क्या है भाई, सदिश राशि है। ये बहुत बढ़िया, सदिश राशि है तो फिर इसकी दिशा क्या होगी, तो आप कहोगे सर प्लस चार्ज की वजह से जो डायरेक्शन होगी वो होगी प्लस चार्ज से बाहर की ओर। क्या रहेगी, यानी कि आवेश से बाहर की ओर। क्या बोलेंगे इसे हम, आवेश से बाहर की ओर। यानी ऐसे मान सकते हैं कि इसे हम ऐसे मान सकते हैं कि कहीं ना कहीं आवेश से बाहर की ओर है। और दूसरी बात यह है कि जब ये आवेश से बाहर की ओर है तो ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा वही होती है जो बल की दिशा होती है। ठीक है, अगर माइनस क्यू है तो माइनस क्यू बल फिर अंदर की तरफ लगेगा, तो मैं इसमें डायरेक्शन ऐसे मान लेता हूं, इसे ऐसे। ठीक है, तो ये थोड़ा सा समझ लेना मेरे बच्चों, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं आनी चाहिए। ओके, ऐसे हम इसको मान लेते हैं। ठीक है मेरे बच्चे, अब कहेंगे तो आवेश से अंदर की ओर। क्या मेरे बच्चे, आवेश से अंदर की ओर। चलो जी, ये बात क्लियर हो गई। ये हो गया आवेश से अंदर की ओर।
ऐसा मान सकते हैं कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा वही होती है जो बल की दिशा होती है। इसमें लिख देता हूं, वैद्युत क्षेत्र की दिशा वैद्युत क्षेत्र की दिशा वही होती है जो बल की दिशा होती है, जो बल की दिशा होती है। मेरे बच्चे इस बात को बहुत ही ईमानदारी से समझ लेना, ठीक है ना। अभी थोड़ा सा और यूनिट वगैरह के बारे में बात करेंगे। फिलहाल इसका आप जो है क्या वो ले लीजिए भाई, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज यार बड़ी जुबान बहक रही है भाई, ठीक है ना। ओके, तो आइए भी आगे। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। आगे हम बात करेंगे कि वैद्युत क्षेत्र का मात्रक। क्या मेरे बच्चे, मात्रक क्या है? हमेशा मात्रक जो है फॉर्मूला याद करो, E=F/Q। अब मुझे बताओ भैया, F के लिए मात्रक क्या है? एक बच्चा कहेगा सर न्यूटन है। क्या है मेरे बच्चे? न्यूटन। सर Q के लिए क्या है? Q के लिए बेटे कूलोम्ब। क्या है मेरे बच्चे? कूलोम्ब, यानी न्यूटन पर कूलोम्ब। बात क्लियर है? अब मैं इसकी विमा की बात करता हूँ। किसकी करता हूँ भाई? विमा की, डायमेंशन की। डायमेंशन क्या है इसकी? F की डायमेंशन mL/t-2, ये F की डायमेंशन है। और Q की डायमेंशन क्या है मेरे बच्चे? AT। क्या है भाई? AT। एक याद रखो हमेशा, फोर्स की, वर्क की, ये 2-3 अंक तो याद ही रखो, ठीक है। अब A ऊपर जाएगा तो -1, T ऊपर जाएगा तो ये -1, ये हो जाएगा, -2 ऊपर मिल गए थे तो ये हो जाएगा mL/t-3 A-1। तो ये होगी इसकी किसकी विमा हो गई? ये वैद्युत क्षेत्र की विमा हो गई। न्यूटन पर कूलम्ब इसकी यूनिट होती है, और ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके बाद में अगर हम बात करेंगे, अगला इसमें जो डेरिवेशन निकल कर आता है वो आता है आपका कि बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे? इसको देखिए, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। चलिए, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये हेडिंग डालनी पड़ेगी आपको, बिंदु आवेश के कारण के, या ऊपर से बनाते हैं भाई इसको, है ना, क्योंकि फिर ये डेरिवेशन है, मिटा देते हैं ना। चलिए अब आ जाओ, भी आ जाए, चलते रहो, बड़ी बढ़िया चल रहा मामला, एकदम अच्छी क्लास चल रही है। बस अब ये है कि आप कितना मतलब इसको पसंद कर रहे हैं वो देखने वाली बात रहेगी। फिलहाल समझिए, बिंदु आवेश के कारण, क्या मेरे बच्चे? बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब कैसे करेंगे इसको समझिए। ग्रीन प्रसाद, ग्रीन नहीं चमक रहा होगा, लेकिन चलिए मैं देखता हूं। अभी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसमें हम एक बिंदु लेंगे, ये रहा बिंदु आवेश, और ये है हमारा +Q। ये एक ऐसे माध्यम में रखा हुआ है जिसका परावैद्युतांक K है। तो लो मैं इसको एक माध्यम भी बना देता हूँ, और दोबारा से बना देते हैं, माध्यम बना देते हैं पहले। ये एक माध्यम में रख देता हूं मैं, ठीक है। एक माध्यम में मैं एक आवेश रख देता हूं Q। इस माध्यम का जो परावैद्युतांक है प्यारे बच्चों, वो है आपका क्या भाई? वो है आपका K। परावैद्युतांक क्या है इसका? इसका जो परावैद्युतांक है मैं लिख देता हूं, परावैद्युतांक। परावैद्युतांक है वो कैपिटल K है। इससे r दूरी पर एक बिंदु क्या है? P है, जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ठीक है। इससे r दूरी पर एक बिंदु क्या है? P है, जिस पर मुझे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो इस बात को लिख देते हैं
अगर डेरिवेशन में है तो इसे लिख दो, अच्छा रहेगा कि इसमें लिख देते हैं ये माना एक बिंदु आवेश, माना एक बिंदु आवेश, माना एक बिंदु आवेश, माना एक बिंदु आवेश एक ऐसे माध्यम में रखा हुआ है, एक ऐसे माध्यम में रखा हुआ है जिसका परावैद्युतांक, जिसका परावैद्युतांक कैपिटल के है। हमें आवेश से स्मॉल आर दूरी पर एक स्मॉल आर दूरी पर बिंदु पी पर, स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु पी पर, दूरी पर एक बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। भाई इस बात को मैं चाहता तो ना भी लिखता, लेकिन कहीं ना कहीं देखिए मैं भी यही चाहता हूँ कि मेरे जो कमज़ोर से कमज़ोर बच्चा है वो बात को समझ ले। भाई ये लालच रहता है थोड़ा सा एक टीचर का कि भाई कमज़ोर बच्चा भी समझ ले, लेकिन अच्छे बच्चे होते समझते हैं कि कोई लिखने की जरूरत नहीं है सर, लेकिन कोई बात नहीं भाई, थोड़ा सा समझ लें भाई, आ जाएगा। अब हमारे पास अभी देखिए वो एडिटिंग वाला भी सिस्टम मेरे पास में पूरा नहीं है, और इसलिए कई बार ये दिक्कत आ जाती है। ये चीज़ें मैं पहले लिख के भी रख सकता था, या एडिटिंग कर लेंगे, कोशिश करेंगे। अभी मुझे टाइम नहीं मिलता भाई, कोई बंदा हायर करें या जैसे भी होगा वो थोड़ा सा बस थोड़ा सा साथ दें इन चीज़ों का, है ना। ओके, आइए भाई अगर हम बात करते हैं इसमें कि इसके लिए मैं क्या करूँगा, इसके लिए मैं एक आवेश रखूँगा क्यू नोट। क्या रखूँगा मैं? एक आवेश रख दूँ मैं इस पर बिंदु पर क्यू नोट, है ना। अब इस क्यू नोट पर जो है खट एक फोर्स लगेगा, और वो लगेगा इस साइड में, लगेगा नहीं लगेगा, और वो जो फोर्स होगा उसे बोलते हैं वैद्युत बल। और वो किसके नियम के अनुसार लगेगा? कूलाम के नियम के अनुसार। आवेश क्यू नोट पर, आवेश क्यू नोट पर एक आवेश क्यू नोट पर लगने वाला वैद्युत बल क्या है मेरे बच्चे? जल्दी बताओ भाई, लगने वाला वैद्युत बल जल्दी बताओ मेरे बच्चे क्या होगा? वैद्युत बल। एक बच्चा कहेगा सर F बराबर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और कहीं ना कहीं इसमें ये K आएगा, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ये भी साथ के साथ लिखते चले जाओ। और उसके बाद आ जाएगा आपका Q इंटू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर। बोलो कोई दिक्कत परेशानी? एक बच्चा कहेगा सर बिल्कुल क्लियर है, एकदम यही है, और ये बल की वैल्यू ये है। ठीक है, बहुत बढ़िया सर। अब इसमें ये बल होगा, ठीक है। अब मुझे जो है, अब इस बल की माप ही क्या है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। तो बस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी हम इसको कह सकते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा से, या वैद्युत क्षेत्र की परिभाषा से, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा से। बात समझ में आती होगी? ठीक है भाई, आ जाओ। क्या परिभाषा थी? अब वो परिभाषा ये थी मेरे बच्चे कि जो ई वेक्टर है वो हो जाएगा तुम्हारा एफ वेक्टर अपॉन क्यू नोट। बात क्लियर है? ई वेक्टर जो है वो हो जाएगा आपका एफ वेक्टर। अब इसमें एफ का मान रखने पर, 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 जल्दी रखवाओ भी, मजा आएगा बात में। चलिए, तो फिर ये ई वेक्टर हो जाएगा आपके पास में, जब मैं एफ का मान रखूंगा वो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। प्यारे बच्चों, हमने जो बात करी थी कि E इक्वल टू एफ बाई क्यू, अब एफ का मान रखने पर, तो एफ का मान, एफ का मान रखने पर, एफ का मान
रखने पर, जब हम रखेंगे तो फिर E इक्वल टू हो जाएगा, F का मान रख रहा हूं भाई 1/4πε0 Q इंटू क्यू नोट अपॉन आर स्क्वायर, ये F का मान है, अपॉन, और ये हो जाएगा आपका क्यू नोट। अब क्यू नोट ने क्यू नोट को मार दिया, ठीक है, तो अब क्या बचेगा हमारे पास में, E इक्वल टू 1/4πε0, के लिखना ना भूले क्योंकि के डाइलेक्ट्रिक हमने माध्यम में रखा है इसे, Q अपॉन आर स्क्वायर, ये आया इसका फाइनल रिजल्ट, ठीक है। अब एक बात का ध्यान रखना है, ये वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी डायरेक्शन वही होगी जो इस बल की दिशा होगी, और इस बल की दिशा क्या होगी, ए से, क्या मेरे बच्चे, ए से पी की ओर होगी इसकी डायरेक्शन, तो फिर ए की डायरेक्शन भी यही होनी चाहिए, ये हो जाएगी आपकी ए से पी की ओर, पी की ओर। इसमें एक बात का और ध्यान रख सकते हैं, अगर k इक्वल टू 1 हो जाए, यानी ये जो मीडियम मैंने लिया था ये मीडियम ना होकर निर्वात हो, तो फिर हम बात कर सकते हैं, फिर ये k खत्म हो जाएगा, E इक्वल टू 1/4πε0 k Q बाई आर स्क्वायर। यदि k इक्वल टू 1 यानी निर्वात हो, क्या हो मेरे बच्चे, निर्वात हो, तो फिर E इक्वल टू हो जाएगा 1/4πε0 Q अपॉन आर स्क्वायर, यानी वहां हमने k की जगह 1 लिख दिया, डायरेक्शन वही होगी। अब ये था हमारे प्लस क्यू आवेश की वजह से, लेकिन अगर ये माइनस क्यू आवेश होता, माइनस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर, क्या मेरे बच्चे, बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, क्या मेरे बच्चे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। एक बच्चा कहेगा सर मजा आ गया बात में, कोई दिक्कत नहीं, माइनस क्यू आवेश के कारण, अब जब ये माइनस क्यू आवेश होता तो इस वाले आवेश को अंदर की तरफ खींचता या बाहर की तरफ, बाहर की तरफ तो तब खींच जब प्लस है, और जब माइनस है तो अंदर की तरफ, तो फिर मैग्नीट्यूड या परिमाण तो सेम रहेगा, 1/4πε0 Q अपॉन आर स्क्वायर, लेकिन जो डायरेक्शन है वो P से क्या हो जाएगी, P से एक की ओर, P से एक ही ओर, P से एक ही ओर। अब बात करते हैं इसमें कि जैसे जैसे हम R की दूरी को बढ़ाते जाते हैं, वैसे वैसे जो इससे बनने वाला E है वो बहुत कम होता चला जाएगा, क्योंकि R जो है नीचे है ना, नीचे है हर में, इसे बोलते हैं डेनोमिनेटर में, तो जैसे जैसे R की वैल्यू बढ़ेगी वैसे वैसे E की वैल्यू घटती चली जाएगी। अगर R की वैल्यू मैंने दुगनी कर दी तो E की वैल्यू 1/4 रह जाएगी। इसके लिए ग्राफ अगर मैं बात करूं ग्राफ की, कि ग्राफ बना लो E और R के बीच, E और R के बीच, तो ग्राफ जो है शुरुआत में वैल्यू बहुत होती है, जैसी वैल्यू बढ़ेगी एकदम बहुत जबरदस्त तरीके से घटता चला जाएगा। ये है हमारे पास में E और R के बीच ग्राफ। एक बार ग्राफ ये आया था, चलो उससे मैं बाद में बताऊंगा, फिलहाल आप इस चीज़ को समझ लीजिएगा। और ये हमारे पास में जो था कंप्लीट है, इसकी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ओके। और दूसरी बात यह है कि आज की क्लास को मैं यहीं पर विराम करता हूँ, ठीक है। और कल जो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसमें भी एक हमारा सुपरपोजिशन थ्योरम रहती है ना, अध्यारोपण का सिद्धांत है, उसके ऊपर न्यूमेरिकल, एंड देन फिर कुछ और अच्छे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वेश्चन में जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज रहता है कि एक लीनियर चार्ज है, उसकी वजह से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, अगर मैंने इसको ऐसे सेमी सर्कल बना दिया तब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। और बड़े अच्छे क्वेश्चन है, उसे IIT मेंस में और नीट जैसे एग्जाम उन्हें पूछते हैं। तो कल की क्लास बड़ी अच्छी रहेगी, बिल्कुल भी देखना ना भूले, न्यूमेरिकल प्लस और एडवांस क्वेश्चन। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।